ओके, सो हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में ऑलरेडी एक लेक्चर हो गया हमारा। उसमें लास्ट जो हमने डिस्कस किया हुआ था वो डेविएशन वाला पार्ट था कि डेविएशन कैसे डिस्कस करते हैं, डेविएशन होता है ओरिजिनल पाथ में से क्या डिफरेंस है, और एक सिंपल मिरर के क्वेश्चन के केस में हमने डेविएशन थोड़ा सा देखा था कि डेविएशन किस तरीके से रहेगा। तो सिंपल वे में डेविएशन हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो आज हमें डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप का, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज का डेविएशन और डिफरेंट एग्जांपल्स, लाइक इन केस ऑफ टू मिरर्स कैसे डेविएशन हो सकता है, वो चीज़ हमें डिस्कस करना है। तो आप लोग डायरेक्ट सॉल्विंग स्टार्ट करें। सपोज ये दो मिरर्स हैं और लेट्स से ये एंगल 40 डिग्री है दो मिरर्स के बीच में। सो टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 40 डिग्री। अब ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर। टू मिरर्स M1 and M2 inclined at an angle 40. A ray is incident. Okay, so a ray is incident at let's say 30 degree. So then find the deviation after reflection from mirror 2. Solve everyone. जल्दी से दोनों मिरर में रिफ्लेक्शन दिखाना है और आपको डेविएशन चेक कर लेना है। सॉल्व करें, सब लोग ट्राई करें। ओके, चलिए तो पूछ लेते हैं। बताएं आशुतोष, क्या सॉल्व किया, क्या आंसर आया आपका? से 20 डिग्री है। 20 डिग्री आया, ठीक है। तो अब आपने 20 डिग्री सॉल्व कर लिया, तो देख लेते हैं किस तरीके से 20 डिग्री आता है। एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। क्या करना है यार, देखो मैंने पहले बताया था कि रे ऑप्टिक्स मतलब ज्योमेट्री। रे ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री। तो आपको ज्योमेट्री तो बनाना आना चाहिए दोनों मिरर के बारे में। तो चले, आशुतोष हमें गाइड करते जाएंगे, मैं सॉल्व करता जाऊंगा और आप लोग जिन्होंने सॉल्व कर लिया है बेटर है, नहीं किया है तो देख लेंगे। सबसे पहले नॉर्मल बनाएंगे हम। ये 30 डिग्री पर इंक्लाइन है तो रिफ्लेक्ट भी किस एंगल पर होगा? 30 पे। 30 डिग्री पर होगा। वेरी गुड यार, तो ये 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा फिर? 60 60 डिग्री होगा। अच्छा, ये 60 डिग्री है, ये कितना है? 40 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 80 80 डिग्री। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब मुझे इस रे का अगर रिफ्लेक्शन दिखाना है, रे का रिफ्लेक्शन दिखाना है, तो हमें नॉर्मल तो कंपलसरी है, नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा फिर बनेगा रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल का एंगल फिर ये कितना हो जाएगा? ये 10 डिग्री 10 डिग्री हो जाएगा। अगर वो 80 था तो ये 10 डिग्री जैसा दिखेगा। अगर 10 डिग्री पर है तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? 10 डिग्री पर जाएगी, यहाँ से 10 डिग्री पर जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ये एंगल भी होना चाहिए 10 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 10 डिग्री। अच्छा, याद है मैंने जो डेविएशन पूछा है वो क्या पूछा है? इस रे के साथ डेविएशन कितना होगा। तो अगर मुझे पता है कि ये रे 30 डिग्री बना रही थी और ये रे इसको कट करके ऐसे जा रही है, तो बताओ डेविएशन क्या होगा? किस एंगल को डेविएशन बोलूंगा? ये डेविएशन है क्या हमारा? नहीं, डेविएशन क्या होगा? ये वाला एंगल होगा। क्यों? क्योंकि रे इस तरीके से आ रही थी और फाइनली रे गई किस तरफ? इस तरफ गई। तो डेविएशन क्या हुआ? ये इंसिडेंट है, रुको ये थोड़ा बदल देते हैं, ऐसा नहीं है, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे है, तो समझ रहे हो, ये है हमारा डेविएशन। तो अब थोड़ी तो मैथ लगानी पड़ेगी। ये एंगल बताओ कैसे निकाल सकते हैं? 180
माइनस ये दोनों कितने हैं 10 + 10 और माइनस ये दोनों कितने हैं 30 30। समझ आया, ट्रायंगल से 180 से माइनस कर दिए दोनों के एंगल। सो 20 और 30 30 60 20 80 कितना आ जाएगा 100 100 डिग्री। अगर ये 100 आ गया बेटा तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 100 कितना आएगा 80 डिग्री। क्या आएगा भाई डेविएशन 80 80 डिग्री। किसी ने सॉल्व किया था 80 डिग्री बताया, किसी स्टूडेंट का 80 डिग्री आया क्या? यार बता सकते हो यार, इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। किसी स्टूडेंट का डेविएशन आया था क्या 80 डिग्री? ओके, तो बताया यार आशुतोष आपने क्या गलती की है, कहाँ पर मिस्टेक की आपने? सर वो मैंने 10 डिग्री निकाला और 30 - 10 ऐसा किया था। 30 - 10 ऐसे, ये क्या चीज थी? पर डेविएशन मतलब कुछ रेज वगैरह बनाओगे, डायग्राम वगैरह बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग जज करना हाँ पड़ेगा ना। ठीक है, चलो कोई बात हाँ नहीं, सर। यार सबको। ओके, कई बार हो सकता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि लाइंस आपको ऐसे क्रॉस करती नहीं दिख रही हैं, तो मैंने बताया ना कि ये चीज़ें तो वेक्टर है, टेंशन क्यों लेना है। इस एरो को ऐसे बना दो, ये 30 डिग्री पर है और ये फाइनल एरो कितनी है, फाइनल एरो इस परपेंडिकुलर से, आप ऐसे देखें, ये इस प्लेन का परपेंडिकुलर है, इससे 10 डिग्री पर है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि कितना डेविएट होगा। समझ आ रहा है? तो वैसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम देख सकते हैं कि कितना होगा सिचुएशन। ओके, तो ये 90 डिग्री है, ये प्लेन बना देंगे ऐसे और सारे एंगल दिखा के इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो बेटर रहता है कि ऐसा फिगर बनाओ, अगर नहीं है तो अलग अलग लाइन बना के वेक्टर से भी चेक कर सकते हैं। यार अभी समझ आया क्या डेविएशन? हाँ सर। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं फिर। अच्छा पहले एक बताइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रे रिटर्न कब आती है? रे सेम पाथ पे कब रिटर्न होती है? जब वो परपेंडिकुलर जब वो मिरर पे मिरर पे पड़ती है। परपेंडिकुलर पड़ती है। ये बात बिल्कुल एकदम याद रहनी चाहिए कि रे रिटर्न तब आती है जब वो परपेंडिकुलर पड़ती है तो रिटर्न आती है। सो रे retraces its path when I is equal to 0 or it is incident perpendicular to the mirror. चले, तो ये सिचुएशन को पॉइंट में रखते हुए मैं अगर क्वेश्चन देता हूं कि ये 50 डिग्री है, तो आपको बताना है what should be the angle of incidence so that the ray retraces its path. क्लियर? सॉल्व करें सब लोग। M1 में है find the angle of incidence I, find I so that the ray retraces its path after reflection from M2, after reflection from M2. Answer in the chat box. Okay, good. Nandan, very good. Ashutosh, good. बाकी लोग यार, प्रथमेश नहीं करे, चेक करो फिर से।
अथर्व वेरी गुड। बाकी लोग यार आंसर करें। जोया ओके गुड। आर्या नॉट करेक्ट। चलो सुन लेते हैं। ओके आर्या देश पांडे आप एक्सप्लेन करेंगे। आर्या हाँ सर। ओके चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बताएं सबसे पहले क्या होगा कि अगर हमें पता है कि इंसिडेंट आए हो रहा है हमें कुछ, ठीक है, तो हमें इंसिडेंट आए पर रिफ्लेक्शन दिखाना होगा, नॉर्मल बना देंगे। और अगर ये आई रिफ्लेक्शन है तो फिर रिफ्लेक्ट भी किस पे होगा, आई पे आई होगा, एंगल पे। आई एंगल पे। अब क्या कंडीशन यूज करेंगे हम यहाँ पर कि अगर इस रे को रिट्रेस होना है, मतलब ये ऐसे गई और इसे वापस रिटर्न आ जाना है, तो इसका मतलब किस एंगल पे इंसिडेंट होना चाहिए इसे, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर, तब काम बनेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट भाई क्वेश्चन हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है। ये कितना गिवन है क्वेश्चन में, 50 50। डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बताएं। 140 डिग्री। 140, 180 माइनस 180 माइनस माइनस 90 प्लस 140। 50, हाँ, so remaining will 20 be डिग्री। 40 डिग्री। 40 डिग्री ओके। अगर ये 40 डिग्री आ गया तो आई कितना हो जाएगा, अगर ये 40 डिग्री है तो आई कितना हो जाएगा यहाँ से, 50 डिग्री। 50 डिग्री। ठीक है तो अभी समझ आया, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। क्वेश्चन में कुछ है क्या, बहुत टफ सा कुछ पूछ लिया क्या। अच्छा अब बताएं डेविएशन क्या होगा, लेट्स से डेविएशन क्या होगा बताएं। डेविएशन कुछ होगा क्या होगा, कोई स्टूडेंट कोई बताए डेविएशन। 0। 90 डिग्री। अरे यार तुम लोग बहुत मार खाओगे यार। ये 0 डिग्री तो फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये 90 डिग्री कहाँ डेविएशन दिख रहा है। रे ऐसे आई और ऐसे रिटर्न चली गई, 90 डिग्री क्या डेविएशन है बताओ। 180। 180 डिग्री होगा यार। ये रे इस तरीके से आई और वापस अपने पाथ पे रिटर्न गई, तो कितना डेविएशन हो गया, 180 डिग्री। नहीं समझ आया क्या, रे इस पाथ पर आई और इतना पूरा रोटेट करा दिया रे को, फाइनल पाथ मूविंग क्या हो गया, ये हो गया ना। तो कितने डिग्री हो गया रोट, ये 180 डिग्री। क्लियर है यार सबको। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर। इस बार यार सब लोग करेक्ट ट्राई करें, मतलब ट्राई करना है सबसे करेक्ट हो, कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं करो। सर हाँ, बोलो। हेलो सर। हाँ सर, वो मैंने वो पहले वाले क्वेश्चन में हमने इंसिडेंट रे और उसमें से एंगल देखा था ना, इसलिए वैसा किया था। अरे तो इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे ये जस्ट यहाँ की है, इसके बाद फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी ना ऐसे। अच्छा ठीक है ओके, तुम इसको सोच रहे थे। हाँ सर। ओके ओके नहीं नहीं नहीं, फाइनल हमें देखना होता है ना। मिरर हाँ 2 के बाद वापस मिरर 1 में आ गई। ओके ओके गुड गुड ठीक है, समझा मैं डाउट तुम्हारा। तुमने सिर्फ इसको देख लिया होगा डेविएशन, जबकि हमें क्या देखना है, फाइनल देखना है। ओके गुड ठीक है रुको, एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं फिर, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस पर ट्राई करें आप लोग, ठीक है। चले चेंज कर देते हैं, ये सॉल्व करें आप। फाइंड द डेविएशन, फाइंड द फाइनल डेविएशन if the ray is incident at 70 degree on mirror 1।
नॉट इंसिडेंट, इट इज गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 70 डिग्री है, देन हमें फाइंड करना है. ओके हाँ सर. ओके चलिए सुन लेते हैं. अभिषेक पाटिल. अभिषेक. सर. हाँ चले यार एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें थोड़ा सा. ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर से रे बनाई, ये यहाँ पर इंसिडेंट होगी मिरर 2 में. ठीक है, अब मिरर 2 में क्या हाँ करेंगे, हम कैसे दिखाते हैं रिफ्लेक्शन? सबसे पहले क्या करेंगे? सर, मुझे उसमें डाउट है, वो नहीं आ रहा है मुझे समझ में. नहीं वो ठीक है, पहले ये बताओ रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे हम? ये रे यहाँ पर गई, ठीक है, ये रे यहाँ पर जा रही है, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे अगर हमें रिफ्लेक्शन दिखाना है तो? सर वो उसके पैरेलल में आएंगे ना. पैरेलल नहीं, सबसे पहला स्टेप, ये मिरर है, ठीक है, ये रैंडम सा मिरर है, ये रे आ रही है, अगर मुझे इसका रिफ्लेक्शन दिखाना है तो पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सुन लेते हैं किसी और से. आर्यमा ने बताएं. एक मिरर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर एंगल फाइंड करना. एंगल चेक करने के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा हमें? ट्रायंगल. क्या? सर मतलब उसमें हाँ नॉर्मल. नॉर्मल. नॉर्मल ड्रॉ करेंगे भाई, बिना नॉर्मल रिफ्लेक्शन कहाँ से दिखा दोगे? सबसे पहला काम क्या होगा? नॉर्मल. अब लेट से ये एंगल है 60 डिग्री, तो कैसा रिफ्लेक्शन जाएगा? 60 डिग्री. डिग्री नॉर्मल जाएगा. डायरेक्शन पे 60 डिग्री, ये हो गया रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो चले यार, अभिषेक वापस आ जाओ. हाँ. हाँ बताओ, तो पहले मुझे मिरर 2 पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल. नॉर्मल. तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल. अब मुझे क्या ट्राई करना पड़ेगा फाइंड करने का? ये एंगल. अगर ये एंगल पता चलेगा तो क्या इस तरफ रिफ्लेक्शन होगा क्या? हाँ. इस तरफ होगा का रिफ्लेक्शन? अरे नहीं, भाई उसके नॉर्मल. नहीं सर. नॉर्मल के अपोजिट होता है. अगर इस तरफ इंसिडेंट आया है नॉर्मल से, तो रिफ्लेक्शन फिर इस तरफ थोड़ा ना हो जाएगा, रिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में. समझ आया क्या सबको? हाँ सर. चलो, तो ये पर्पस था मेरा समझाने का कि अगर हमें डेविएशन देखना है तो हम ऐसे सिंगल रे का नहीं देखते हैं, फाइनल डेविएशन देखेंगे. इसका मतलब ये रे एक बार और रिफ्लेक्ट होने वाली है. समझ आया? ये रे एक बार और रिफ्लेक्ट होने वाली है, तो मतलब फिर से अब हम इस मिरर पे क्या बना देंगे? नॉर्मल. डन. और ये रे अगर ऐसे लेफ्ट साइड में है नॉर्मल के, तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे किस तरफ जाएगी? राइट साइड जाएगी. इस साइड, अपोजिट साइड, इस तरफ जाएगी. अब देखो इनको मिला पाना कितना टफ है.
ऐसा डेविएशन चेक कर पाओगे क्या? नहीं। तो क्या नहीं। तरीका बताया मैंने डेविएशन चेक करने का? एक ही प्लेन पे सबको बना लो। तो ये देखो रे आ रही थी किस पे? 70 डिग्री पे। डन। हाँ ये आ रही थी 70 डिग्री पे, मतलब ये कितना था 20 डिग्री। अच्छा, वापस रिटर्न कब जा रही है ये हम ढूंढ लेंगे अभी थोड़ी देर में। ये हम चेक कर लेंगे कि ये रिटर्न जा रही है इस तरफ, ये अभी हम देख लेंगे। तो डेविएशन क्या हो जाएगा? ये डेविएशन होगा क्या? नहीं। नहीं, नहीं। ये डेविएशन होगा। डन, समझ आया क्या? हाँ सर। अच्छा, अब चलो एंगल बताना स्टार्ट करते हैं। चलो हमसे शुरू करते हैं, बताएं। ये एंगल कितना गिवन है हमें? 40 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, 20 डिग्री। 20 डिग्री। 90 होता है ना टोटल। ये हो हाँ, गया 20 डिग्री, ये 20 है यार, ये 40 है। तो ये जो बड़ा सा एंगल बचा वो कितना हो जाएगा? 120 120। 120 ये हो डिग्री। जाएगा 120। तो ये एंगल हो गया यार 120। यार 120 डिग्री में अगर ये 90 निकल गया तो ये कितना बचा इंसिडेंट? 30 30 डिग्री। समझ आया यार? ये कितना बचा? 30 डिग्री। 30 इसका मतलब रिफ्लेक्ट भी कितने पे हुआ होगा? 30 डिग्री पे। पे। तो यार इस फिगर को मुझे लगता है जूम करके हमें यहाँ पे बना लेना चाहिए। इस फिगर को यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके बना लेते हैं तो और बेटर आपको दिखे। मतलब कुछ ऐसा है, ये प्लेन है, ये इंसिडेंट रे आई हुई है, ये तो ये है हमारा 30 डिग्री। ठीक, तो इसका मतलब रिफ्लेक्ट भी कितने में हुई होगी? 30 डिग्री पे। ये भी कितना है? 30 डिग्री। ये 90 था तो ये कितना बचा? 60 डिग्री। डन। अब देखो वापस से बना लेते हैं। ये कितना था? 40 डिग्री। यार ये 40, ये 60, तो ये कितना है अभी? 60 40 100, ये कितना है? 80 डिग्री। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर जो हम बनाएंगे तो ये कितना एंगल आएगा? इसका मतलब ये 10 डिग्री। तो 10। रिफ्लेक्ट भी कितने पे होगा? 10 पे। 10 डिग्री पे। तो ये है 10 डिग्री। तो बेसिकली अगर मैं इस फिगर को देखूं, इस फिगर को यहाँ पे दिखाऊं, तो ये एंगल कितना है एग्जैक्टली? 10 डिग्री। समझ आया क्या सबको? हाँ। ये समझ आया? ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? हाँ सर। ओके। तो बस बताओ यार डेविएशन कितना हो जाएगा फिर? अगर ये 20 है तो ये कितना है फिर? 20 डिग्री। तो इसका मतलब डेविएशन कितना है? 20 प्लस 90 प्लस 10। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके। तो इस तरीके से डेविएशन फिगर बनाना पड़ेगा। बेसिकली क्या करना पड़ेगा? ज्योमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। क्लियर? हाँ सर। ओके। तो इस तरीके से हम बार बार फिगर बना सकते हैं। तो एग्जाम में थोड़ा फास्ट करना होगा, जल्दी से बड़ा सा फिगर बनाएंगे और तुरंत उसमें एंगल और सारी चीजें दिखा देंगे। तो मुझे लगता है डेविएशन वाला आपको K2 मिरर्स में डेविएशन कैसे देखते हैं। डन। सर वो डेविएशन के लिए फाइनली कौन से लाइंस देखेंगे मतलब? फाइनली देखना होता है, एक पॉइंट लो, देखो कि इंसिडेंट कहाँ जा रही है और देखो कि रिफ्लेक्टेड कहाँ जा रही है। समझ आया? और हमेशा लेस देन हाँ 180 वाला आंसर बताते हैं। आप बोल सकते हो कि डेविएशन ऐसा हुआ, ठीक है, हाँ, बट लेस देन 180 वाला बताते हैं। वो मतलब आपको जो स्टार्टिंग में इंसिडेंट था और फिर फाइनली पूरा फाइनल जो लास्ट में पूरा रिफ्लेक्टेड फाइनल लास्ट कहाँ पर है, वो उन दोनों के बीच का एज अ वेक्टर मैंने ये लाइन लिखी थी ना। और वेक्टर का एंगल कैसे लिखते हैं? हम व्हेन दे आर कनेक्टेड टेल टू टेल। हाँ ओके। हाँ ठीक है। चलो वापस आते हैं, इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में। सो इमेज फॉर्मेशन इन टू मिरर्स। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन सिंगल मिरर तो पता है ना, डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में। इन टू मिरर्स, टू पैरेलल मिरर्स बेसिकली। अभी हम पैरेलल मिरर्स ही देख रहे हैं, सॉरी मतलब प्लेन मिरर्स, नॉट पैरेलल, प्लेन मिरर्स। तो देखें कॉम्बिनेशन नंबर 1, व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल, मतलब ये लेट्स से मिरर नंबर 1 है और ये मिरर नंबर 2 है, पैरेलल मिरर है जब, ठीक। लेट्स से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर,
ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लेट्स से इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है x और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है y। क्वेश्चन में आपको यूजुअली क्या दिया रहता है, d। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर। द टू मिरर्स। ओके, तो अब यार इमेज फॉर्मेशन देखना होता है। देखें इमेज फॉर्मेशन कैसा होने वाला है और क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो देखें, चले इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। नंबर 1 फर्स्ट इमेज, सबसे पहले किसको देखने वाला है इमेज, मिरर 1 के पास में है। तो मिरर 1 क्या करेगा, अगर x डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ पर बना देगा, x डिस्टेंस में बना देगा यहाँ पे। हाँ ये क्या हो जाएगा, इमेज नंबर 1। ठीक, अच्छा इसका फर्स्ट इमेज कहाँ पर बनेगा, इसका बनेगा यहाँ पर, कितनी डिस्टेंस पे, y पे। ये हो गया क्या, x, और ये कितनी दूर बनेगा, y पे। तो ये हो गया कुछ I1 डैश। 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर का इमेज, तो इस मिरर 1 में बना 1 और लेट्स से मिरर 2 में बना 1 डैश। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो इमेज होता है ये क्या ऐसे मिरर के पीछे बनता है क्या, नहीं, ये तो मिरर के अंदर है ना। आप समझ रहे हो, इमेज कोई ऐसा ऑब्जेक्ट थोड़े ना है कि जो अंदर पीछे जाके मिरर के रख दिया। वो कहाँ है रियल में, मिरर के अंदर, मिरर में दिख रहा है आपको। तो अगर मिरर में दिख रहा है तो इस मिरर को भी तो दिख रहा होगा ना वो। हाँ आप समझ रहे हैं, आप अगर इस मिरर में खड़े हैं, आपका यहाँ पर एक इमेज बन गया, तो यार इस मिरर को भी तो दिखेगा वो इमेज। एम आई क्लियर, यस ओके गुड। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिरर 2 है, तो ये जो मिरर 1 के अंदर बना हुआ है, मिरर 2 को ये इमेज दिखेगा ना। तो मिरर 2 क्या करेगा, इसका इमेज बना देगा तुरंत। तो देखो ये कितनी दूर है मिरर 2 से, कितनी दूर है, 2x 2x + y। y। तो तुरंत मिरर 2 इसको कहाँ पर बना देगा, 2x + y पे बना देगा अपना। समझ आया सबको, हाँ तो यहाँ पे हाँ एक बन जाएगा ये। अब इसको मैं बोलूंगा I2 डैश, क्यों, क्योंकि ये सेकंड टाइप का इमेज है उस मिरर के अंदर। अच्छा यार ये जो I1 डैश है ये भी तो दिख रहा होगा ना मिरर 1 को, हाँ क्लियर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2y। x + 2 है। डन, ये दिख रहा होगा इसे। तो ये कितनी दूर पर, ये वही x + 2y पर बना देगा तुरंत उसे। तो ये इमेज बन जाएगा हमारा क्या, I2। तो इसका मतलब अब मिरर 2 को I2 भी दिखने लगेगा ना। भाई I2 बना कहाँ, मिरर 1 के अंदर बना, तो इसको I2 भी दिखने लगेगा ना। तो अगर इसको I2 भी दिखने लगा तो इस तरीके से तो सीरीज चलती ही जाएगी। तो अगर मैं पूछूंगा आपसे नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे दो पैरेलल मिरर में, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, इनफाइनाइट। और आप देख भी सकते हैं, अगर आपने किसी मॉल वगैरह में ट्रायल रूम में देखा हो तो यूजुअली 3 फेस मिरर लगे होते हैं। मतलब अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो इस तरीके से मिरर होते हैं और ये गेट होता है। तो आप यूजुअली इस मिरर में हमेशा देखते हैं, गेट के सामने वाले में। कभी ये दो मिरर्स पे नोटिस करिएगा, सो यू विल फाइंड इनफाइनाइट इमेजेस। इस मिरर के अंदर 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 नंबर ऑफ इमेजेस दिखेंगे आपको इन दोनों में। ठीक है, हाँ हाँ ओके गुड। तो ये हो गया नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट होंगे। अब कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो पहले दो इमेज बने इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, या बाद के दो इमेज बने तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो जरा बताएं आप लोग को क्या लग रहा है, फर्स्ट इमेज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, देख लेते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर इमेजेस, बताओ कितनी दिख रही है। तो देखो ये है 2x + y और ये एक्स्ट्रा कितनी है, y। तो कितनी दिख रही है, 2x + y 2x + y। मतलब 2D बेसिकली कितनी है, 2D। 2x + y। मतलब कितनी दिख रही है, 2d जितनी दिख रही है। डन। अच्छा चले सेकेंड ऑर्डर को चेक कर लेते हैं।
सेकेंड ऑर्डर इमेजेस के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, चले देखें। तो देखो यार, ये दिख रही है x+2y, x+2y, और ये कितना है 2x। क्लियर? तो ये 2x + y है ना, तो यहाँ से मैंने y हटा दिया तो बचा 2x। तो देख लेते हैं, x+2y + 2y + x + 2x। डन। सो क्या आ गया, 4x 4y आ गया, 4x + y मतलब कितना आएगा 4d। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसा लग रहा है। अगर मैं पूछूं nth ऑर्डर इमेजेस, क्या आएगी डिस्टेंस? 2nd 2nd। सो कितनी आएगी, ये आएगी 2nd। सो डिस्टेंस बिटवीन nth ऑर्डर इमेजेस। कोई डाउट इसमें किसी को? समझ आया टू पैरेलल मिरर्स का? हाँ सर। ओके गुड। टू इंक्लाइंड मिरर्स देख लेते हैं नेक्स्ट। So two inclined mirrors. देखें, टू इंक्लाइंड मिरर्स देख लेते हैं। तो किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा चेक करते हैं। सपोज मैंने एक रैंडम सा एंगल बना दिया ऐसा, दो मिरर्स, और लेट्स से ये रख दिया ऑब्जेक्ट। अच्छा 90 डिग्री पे ट्राई करते हैं। 90 डिग्री से ट्राई करेंगे तो इजी समझ में आएगा, और सिमेट्रिकल रहेगा तो बहुत ही इजी समझ में आएगा चीज़। लेट्स से मैंने दो मिरर ले लिए किस पे, 90 डिग्री पे, और हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे। क्या ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है? नहीं भाई, सिमेट्रिकल मतलब इस लाइन पे होता है। अच्छा तो चलो इमेज बनाते हैं। सबसे पहले कहाँ पे इमेज बनाएंगे इसका? पहला मिरर 1, क्या लाइन बनाएंगे? परपेंडिकुलर लाइन। अगर ये इतनी डिस्टेंस है तो इतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। हाँ। तो ये हो जाएगा इमेज नंबर 1। डन। यहाँ पर क्या बनेगा इसका? इमेज 2। अगर ये डिस्टेंस इतनी है तो इसी लाइन पर इतनी डिस्टेंस पर एक इमेज बनेगा, इमेज नंबर 2। क्लियर? समझ आया सबको? हाँ। अच्छा अब ये बताओ, मिरर 2 को ये इमेज 1 दिख रहा होगा या नहीं? मिरर 2 इज लाइक दिस, इमेज 1 इज हियर। बताओ दिख रहा होगा या नहीं? नहीं। नहीं। अरे यार कल क्या बताया था, मिरर किसका इमेज बना सकता है? कितने लोगों का? इस प्लेन के इधर जो कोई भी होगा सबका इमेज बना सकता है। याद है? हाँ। सिर्फ ये है कि आप देख नहीं सकते यहाँ पर, इसको देखना है तो आपको यहाँ पर होना पड़ेगा। ओके। अरे फीलिंग देखो यार, इस मिरर के अंदर बना है ये, तो इसको तो ये दिख ही रहा है ना, समझा? हाँ। तो ये इसका इमेज बना देगा यार। देखें कहाँ पर बनाएगा। इमेज बनाने का कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ेगा, ये प्लेन ऑफ मिरर हो गया, ये हो गया प्लेन ऑफ M1। देखें क्या ड्रॉ करेंगे हम, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये परपेंडिकुलर लाइन पर इतनी दूर बना देगा। समझ आया? इमेज 3, हाँ। सॉरी इमेज 2 हो गया, इमेज 3। समझ आया सबको? अच्छा अब देखें, क्या M1 को ये I2 दिख रहा होगा? हाँ। हाँ। भाई बिल्कुल दिख रहा होगा, प्लेन ऑफ मिरर ये है, प्लेन ऑफ M2। तो अगर ये दिख रहा होगा तो ये भी तो इस साइड पे बना देगा ना एक इमेज। तो अगर आप देखो कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा है, बट लकीली ऐसा पॉसिबिलिटी हो रही है कि जो फोर्थ इमेज है वो भी कहाँ पर बन रहा है, I3 की जगह पर बन रहा है। तो सिचुएशन ये है I3 एंड I4 विल कोइंसाइड। अगर यार दो इमेज कोइंसाइड कर जाएंगे बिल्कुल सिमिलर, तो क्या आपको दो दिखेंगे क्या? हमें नहीं। तो दिखेगा एक ही ना, वो तो हमने थ्योरेटिकल बोला कि वहां पे दो बनने वाले, दिखेगा तो वहां पर एक ही दिखेगा। तो इसका मतलब ये है, उन अगर वो कोइंसाइड कर लेंगे तो काउंटिंग कितनी होगी? सिर्फ
वन इमेज, हाँ ठीक है, मतलब I3 और I4 की काउंटिंग सिर्फ एज अ सिंगल इमेज। सो I3 and I4 will be considered as single image, ठीक है। तो इसका मतलब कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इमेजेस? 3। 3। इमेजेस हो गए 3। तो क्या करते हैं, हमें इसका एक रूल है, इसका सिंपल सा रूल है। हमें पता है कि किस तरीके से हमें अगर मिरर में इमेजेस बनाने हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में हम इसको रूल को भी सीख सकते हैं। तो चले रूल देख लेते हैं। रूल देख लेते हैं। इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट थीटा, if two mirrors are inclined at theta, clear? So find n 360 by theta, क्लियर? हमने n फाइंड किया। अच्छा, ये n क्या हो सकता है? 360 बाई थीटा जब करोगे तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है 2.1, 3.8, 5.9, 6.4, कुछ भी आ सकता है ना, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है ना 360 बाई थीटा। समझ आया क्या? 360 बाई थीटा क्या हो हाँ। सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि देन टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लेना है हमें? ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्योंकि हमें ये आधे इमेज को काउंट नहीं करते हम, ठीक है, क्योंकि आधा इमेज और ये जितने भी फ्रैक्शन है वो इमेज हम काउंट नहीं करते, फुल इमेज ही हम देखते हैं हमेशा। तो देन टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि अगर 3.9 आ रहा है, मतलब 3 इमेज प्लस 0.19 इमेज, 0.9 को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ कितने इमेज रहेंगे? 3, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है कि n क्या बन जाएगा, इसका मतलब n क्या बन जाएगा, लाइक 2.1 से क्या आएगा? 2 2, 3.8 से क्या आएगा? 3, 5.9 से क्या आएगा? 5, 6, 5 4 एटसेट्रा। समझ आया? हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझ आया? अप्रॉक्सीमेट नहीं करना है, उससे पहले वाला इंटीजर लिखना है। ओके, हाँ अच्छा। तो अब देखना है कि अब ये n कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपका ये एक इंटीजर बन गया, अब ये आपका इंटीजर बन गया, तो दो पॉसिबिलिटी है, इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। तो अगर इवन होगा, अगर इवन होगा तो देखें नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे n-1। तो अगर मेरा आंसर 6 आया तो आंसर क्या आएगा? 5। पता है ना क्यों? क्योंकि दो इमेज कोइंसाइड कर जा रहे हैं। तो अगर मैं 360 बाई 90 करूं, क्या आंसर आएगा? 4। 4। पर नंबर ऑफ इमेज कितने हुए? 3। क्यों? बिकॉज टू इमेजेस कोइंसाइड्स, कौन सा? ठीक है। तो ये नंबर समझ आया क्यों माइनस हुआ? बिकॉज लास्ट टू इमेजेस कोइंसाइड्स। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अच्छा, अगर ऑड होगा तो बेटा एक मैटर हो जाएगा। क्या? ऑड में फिर हमें ये -1 करने की जरूरत नहीं है। बट ऑड में यार एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ऑड में भी एक प्रॉब्लम है कि यार ऑड में अगर आप सिमेट्री देखें, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो वो बिल्कुल इवन वाली फीलिंग देने लग जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, और अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो कोइंसाइड नहीं करता। तो मतलब ऑड में क्या है? ऑब्जेक्ट ओके। तो ऑड में अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल नहीं रखा हुआ है तो देखिए क्या सिचुएशन है। ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब समझ गए कैसे रखा हुआ है? सिमेट्रिकल ही रखा हुआ है।
तो अगर सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? n n minus 1. -1। अगर सिमेट्रिकल नहीं रखा हुआ, अगर सिमेट्रिकल नहीं है, ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेजेस वो पूरे n होंगे। डन? तो अभी सबको समझ आया नंबर ऑफ इमेजेस का लॉजिक? हाँ सर। हाँ. ओके। अभी ये एक इसमें प्रॉब्लम है कि 180 डिग्री से ज्यादा के लिए थीटा के लिए ये नहीं लगाते हैं, समझ रहे? क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा मतलब पता है मिरर कैसे दिखेंगे? इस तरीके से, समझ आया? तो 180 से ज्यादा के लिए फिर ये यूज नहीं करते हैं। सो दिस लॉजिक is used for theta less than 180 degree. ओके, क्लियर है? हाँ. अच्छा, तो हम फिगर बना के भी एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस इन गिवन केसेस। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस इन गिवन केसेस। चलो देख लेते हैं। तो देखें, सपोज ये मिरर है, दो 60 डिग्री पर है, दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, बताएं दोनों के कितने इमेज रखे हैं? एक ए यहाँ रखा है, एक बी यहाँ रखा है। बताएं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर ए। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या निकालना है? n. सबसे पहले निकालेंगे एन। एन कैसे निकालते हैं? 360 by theta. ओके, तो हम निकालेंगे पहले एन। एन आएगा 360 बाई थीटा, दैट इज 60 डिग्री। कितना है एन? 6। अभी बताओ एन इवन है ऑड है? इवन। तो क्या इवन में कुछ फर्क पड़ता है कि कहाँ पे रखा है? नहीं। नहीं. इवन है, सो नो इफेक्ट ऑफ पोजीशन, नो इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे? 5। 5। सो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे 6 - 1 दैट इज 5। ठीक, ये सिनेरियो हो गया। सेम बना लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, लेट्स से 72 डिग्री है इनके बीच का गैप। तब बताएं थीटा कितना, एन कितना हो जाएगा? कितना होगा एन? 5. 5। 5. 5 एक ऑड नंबर है। अगर ऑड है तो फिर क्या करते हैं? चेक करते हैं पोजीशन, याद है? हाँ। ओके, तो ऑड है तो पोजीशन चेक करेंगे। चेक पोजीशन। अच्छा, तो ए के अलग बनेंगे और बी के अलग बनेंगे। ए कहाँ पे रखा हुआ है? सिमेट्री, मतलब कहाँ पे रखा हुआ है? एंगल बाइसेक्टर में। तो क्या होगा इसका? ए के इमेजेस कितने होंगे? -1. कम होंगे। I - नंबर 1। ऑफ इमेजेस होगा 5 - 1, कितना आएगा? 4। और जबकि बी के लिए क्या है? वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो सीधे लिख देंगे नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे? 5। 5. क्लियर? तो समझ आ गया क्या सबको? थॉट समझ आ गया? हाँ सर. ओके, 90 डिग्री बना देते हैं। जस्ट अभी किया ही है 90 डिग्री का, तो याद भी है हमें। देखें 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? 360 बाय
90 कितना आया 4। सो ये क्या है इवन है। इवन है तो टेंशन लेना ही नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सीधा आंसर क्या होगा नंबर ऑफ इमेजेस का कितना होगा 4 - 1 मतलब कितना 3 इमेजेस। डन। हाँ ओके और देख लेते हैं। चले बताएं इस केस में ये एंगल है 120 डिग्री, तो क्या करेंगे भाई एन क्या होगा 360 बाय 120 कितना हुआ 3। ठीक है कैसा है ये ऑड। ऑड है तो क्या करना पड़ेगा पोजीशन चेक करना एक पड़ेगा। पोजीशन। तो बताओ क्या होगा ए के कितने इमेज बनेंगे बी के कितने इमेज बनेंगे के 2 और बी के 3। ओके तो ए के 2 नंबर ऑफ इमेजेस तो ये हो जाएंगे 3 - 1 दैट इज 2 और नंबर ऑफ इमेजेस बी के होंगे 3। तो देखो चेक कर लो डाउटफुल मत रहो, चेक करके दिखा देते हैं कि सच में बी के 3 बनेंगे या नहीं। बी यहाँ पर है, एक इमेज यहाँ बनेगा, एक इमेज इस मिरर के अंदर बनेगा। डन। ये हुआ I1 ये हुआ I2। अब बताओ क्या I1 दिख रहा होगा इस मिरर को M1 को बिल्कुल दिख रहा होगा। ये इधर ये इसने बना दिया तुरंत इसको, ये हो गया I3। अब बताओ क्या I2 दिख रहा होगा मिरर इसको 2 को नहीं नहीं दिख रहा होगा, ये इसके पीछे चला गया है। तो अब I2 का इमेज बनेगा क्या नहीं। I3 दिख रहा होगा क्या M1 को अब नहीं, I3 नीचे आ गया। तो इसका मतलब ना ही अब I3 किसी को दिख रहा है ना ही I2 किसी को दिख रहा है। तो अब फर्दर इमेजेस बनेंगे क्या नहीं। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए 3। डन। हाँ समझ आया ओके। सोचो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर पे रख देता तो इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर पे रखने पे क्या होता है कि ये जो परपेंडिकुलर में आप यहाँ पे बनाएंगे और इसका परपेंडिकुलर पे जब आप बनाएंगे तो ये I2 आएगा, लेकिन ये I2 जो आपको इसको दिखेगा ये पीछे आ चुका होगा, दिखेगा ही नहीं। तो सिर्फ कितने इमेजेस आएंगे 2 इमेजेस आएंगे। ठीक है तो वो आप विद स्केल ड्रॉ करके देख सकते हैं, ये हमेशा वैलिड रहता है। अच्छा अगर मैं 180 से ज़्यादा कर दूं तो देखें 180 से ज़्यादा कर दें तो फिर लॉ वैलिड नहीं रखेंगे। ठीक है सो लेट्स से देख लेते हैं कितने इमेजेस बनेंगे। एक ऑब्जेक्ट ए है एक ऑब्जेक्ट बी है। बताएं ये जो थीटा है लेट्स से ये 240 डिग्री, तो एन कितना हो जाएगा 360 बाय 240 कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर। लेट्स से 1.45 कुछ भी आया। सो अप्रॉक्सीमेट क्या करेंगे एन को 1। डन। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे 1 होंगे क्या नहीं 1 या 0 ऐसा कुछ होगा क्या। इवन और चेक करेंगे ना तो मतलब 1 0 इवन आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मिरर के सामने रखा है और इमेज ही ना बने, ऐसा होगा क्या नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, डोंट यूज। ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना। क्या करना होगा फिर अपन जैसे करते हैं वैसे बनाएंगे। बताओ नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ए कितने होंगे अगर ड्रॉ करके चेक करूं। चलो ड्रॉ करने के लिए क्या देखेंगे, ये लाइन इधर होगी तो ए का एक इमेज बनेगा यहाँ पर
और ए का इमेज इस मिरर 2 में भी बनेगा ना, तो हाँ, कितने इमेज बनेंगे ए के? दो 2 इमेजेस बनेंगे, 2 बोथ इन M1 एंड M2। अच्छा, जबकि नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ बी बी के कितने इमेज बनेंगे सिर्फ? एक 1। किसमें? ओनली इन M1। M2 देख पाएगा क्या उसे? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब 180 से अगर ज़्यादा है तो किस पे डिपेंड करेगा? पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ये रूल मत लगाने लग जाना, समझ आया? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? सर अगर 270 डिग्री पे रखा तो इमेज फॉर्म होगी? तो फिर ए को भी नहीं दिखेगा ना। हाँ। वो तो मैंने जस्ट आपको एक आइडिया बताया। ए भी दिखेगा क्या उसे? कोई नहीं दिखेगा उसे। जब ये यहाँ कहीं आएगा तब जाके उसे दिखेगा। आया समझ? हाँ सर। सर हाँ। वो ऊपर 240 वाले इसमें ए का इमेज जो है ना, हाँ मतलब वो स्लांट वाला जो हाँ इमेज है, हाँ अगर ए का डिस्टेंस कम होगा और वो इमेज M1 के ऊपर आ गया फिर से, तो उसका फिर से इमेज बन सकता है ना? हाँ। ओके, आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पर एक सिचुएशन हुई, ये मिरर है और ये मिरर है एक, हमने यहाँ पर रखा A1 या लेट्स से A रखा, तो इस मिरर के अंदर यहाँ पर बनेगा इसका इमेज। ठीक। पॉइंट ये है हाँ कि ये थ्योरेटिकल तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बनेगा, बट क्या बताओ इस मिरर को दिखेगा क्या कि इस मिरर के अंदर क्या बना है? इस मिरर को हाँ, दिखेगा नहीं क्या कि नहीं। इस मिरर के अंदर क्या बना है? नहीं। ये इमेज तो इस तरफ है ना, जब तक ये मिरर इधर कहीं नहीं होगा तब तक उसको कुछ दिखेगा ही नहीं कि उसके सामने क्या है। तो हाँ ये तो बहुत थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो जाएगा कि ये वाला इमेज इस M1 को दिखेगा, थ्योरेटिकल। ठीक है, लेकिन ये तो दिखेगा ही नहीं, ये तो इसके अंदर है। तो 180 डिग्री पे फिर वो पॉसिबल नहीं होता है 180 से ज़्यादा के लिए। 180 से कम होगा तो फिर ये थ्योरेटिकली काम आता है, क्योंकि वो सामने ही है ना, तो दिखेगा ही वो। ओके। हाँ सर। ओके चलो देख लेते हैं 3 मिरर्स, देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल टाइप भी देख लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस of an object kept in a room with mirrors on 3 adjacent walls. समझ आया? तो इट इज लाइक, क्या पूछ रहा है आपसे? अगर आप 3D में बनाए तो ठीक है, ये सिचुएशन है। तो इसका मतलब मिरर कहाँ कहाँ पर है? टॉप पर है मिरर, इस पे बैक एंड पे है, डन, और मिरर इस साइड वाली वॉल पे है। समझ आया क्या सबको? मिरर की पोजीशन समझ आई सबको? तो इसका मतलब हाँ कैसे है, एक मिरर ये वॉल पे है, एक मिरर ऐसे साइड है, और एक मिरर ऐसे टॉप है। आया समझ में सबको? और लेट्स से यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चले बताएं नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करें, ट्राई करें सब लोग। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है बीच में, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस होने वाले हैं?
तो मैं नेम दे देता हूँ, ये जो ब्लू वाला है ये मिरर नंबर 1 है, ब्लैक वाला मिरर नंबर 2 है और रेड वाला मिरर नंबर 3 है। चले सब लोग काउंट करें जल्दी से और लेट्स सी क्या आंसर आता है फिर। ओके चलो चेक कर लेते हैं। अगर हम चेक कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। कॉम्बिनेशन वाइज चलो चेक करते हैं। चले M1 एंड M2 के कॉम्बिनेशन में देखते हैं कितने इमेजेस बनने चाहिए। M1 M2 के कॉम्बिनेशन में 3। एक M1 के अंदर बनेगा, एक M2 के अंदर बनेगा और एक इन दोनों के डायगोनल पे बनेगा। समझ आया? तो देखिए कैसा होगा, एक M1 के अंदर बनेगा, एक M2 के अंदर बनेगा और एक इनके कहाँ पर बनेगा, डायगोनल पे। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? तो ये बना A, अंदर इसके बना B और डायगोनल पर बनेगा C। समझ आया सबको? बताएं ये हमने किसका कॉम्बिनेशन देखा, M1 M2 को। चले अब हम M1 और M3 को देखें। बताएं कौन सा इमेज बनेगा M1 और M3 में। एक तो M1 में ऑलरेडी अंदर बन चुका है, कौन सा, B। तो एक एक्स्ट्रा को किस में आने वाला है, M3 के ऊपर। M3 के ऊपर एक एक्स्ट्रा आएगा, कौन सा, इस टाइप का आएगा M3 पे। क्या है वो, लेट से D। अच्छा एक इन दोनों के कहां पर आएगा, ऐसा डायगोनल पे आएगा जो सिमेट्रिक रहता है। हाँ पक्का? सब हो गया हमारा कुछ E। तो बेसिकली इसमें भी 3 इमेज बनेंगे बट लकीली एक रिपीट हो गया है। कौन सा रिपीट हो B गया है, वाला। B वाला। ओके तो B रिपीट हो गया। चले लास्ट देखते हैं M2 एंड M3 का कॉम्बिनेशन देखते हैं। बताएं कौन सा रिपीट होगा, A वाला। A वाला रिपीट हो गया M1 में। अच्छा M3 में एक ऑलरेडी बन चुका है, कौन सा बन चुका है, D। क्लियर? हाँ समझ आया? हाँ और एक बनेगा डायगोनल। कहाँ पर, इन दोनों के डायगोनल पे। तो एक इन दोनों के डायगोनल पे भी F। बनेगा, F। तो कितने हुए टोटल, टोटल इमेजेस 5। 5। अरे 6। 6। ठीक। अच्छा अब एक प्रॉब्लम है बेटा, अभी तो हमने दो दो का पेयर बनाया ना। अब जब तीनों को देखेंगे तो बताओ, जब मैं M1 M2 देख रहा था तो M3 को कौन सा इमेज दिख जाएगा, M3 को। क्या इनके डायगोनल वाला C नहीं दिखेगा M3 को, हाँ C दिखेगा ना। हाँ देखो ऐसे M3 ऐसे टॉप पे और C ऐसे कॉर्नर पे हाँ होगा ना, दिखेगा। तो M3 को C दिखेगा ही दिखेगा। सो यहाँ पर एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, M3 विल फॉर्म इमेज ऑफ C और लेट से वो इमेज है कुछ F तक हो चुका है G। ओके G। अच्छा अब M1 और M3 में देख लेते हैं। M1 और M3 में कौन देखेगा फिर,
M2 देखेगा। तो आप फील करो कि इनके डायगोनल का इमेज जो M2 बनाने वाला है, M1 और M3 देखो, उनका जो डायगोनल अंदर है वो जो M2 बनाने वाला है वो भी बिल्कुल G पर ही बनाएगा। M2 जो बनाएगा वो भी कहाँ पर बनाएगा? G। और सिमेट्रिकली देखें तो M1 भी जो बनाएगा वो कहाँ पर बनाएगा? G। सो 3 रिमेनिंग इमेजेस क्या होंगे? कोइंसाइड होंगे। तो टोटल इमेजेस कितने आएंगे? 6 + 1 कितना आएगा? 7। ठीक है, तीनों का जो डायगोनल है वो एकदम कॉर्नर्ड हो जाएगा और वो तीनों कोइंसाइड करने वाले हैं। तो 3D में देखना थोड़ा सा टफ होता है, लॉजिक ज़्यादा हमें लगाना पड़ता है, बट फिर भी अप्रोचेबल होता है। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो फिर वो आइडिया क्लियर हो जाता है। तो अभी सबको ओके समझ आया कि 6 + 3 मत कर देना, 9 आंसर नहीं होगा, लास्ट के 3 कोइंसाइड होंगे, आंसर क्या होगा? 7। पूछे? हाँ सर, वो जी वाला दोबारा समझाओ। ओके, जी वाला यार देखो, अभी मैं यहाँ पे 3D पे ये फील कराने से बेटर है आप अपने रूम पे देख सकते हैं। रूम पे अगर आप देखेंगे तो आप जहाँ पर हैं और वो जो एक एज है वॉल का, मतलब ये आप रूम में बीच में हैं और ये एज है, इनके कॉर्नर पर, इस एज के कॉर्नर पे एक लास्ट इमेज बनेगा सिमेट्रिकली। अगर आप देखें तो तीनों का इमेज उस लाइन पे ही कोइंसाइड होगा ना। तो जी जो है वो उस लाइन पे है, वो आपके पोजीशन से उस कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे जी बन रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, वो तीनों का इमेज है जो कोइंसाइड होने वाला है। तो इसको इसी वे पे याद रख सकते हैं। अगर आप उतना फील नहीं कर पा रहे हैं जी को, तो आप वो डायगोनल बेस पे याद रख सकते हैं, क्योंकि पूरे की ज्योमेट्री 3D हम बना नहीं सकते हैं, तो उतना रिक्वायर्ड भी नहीं है। चले तो यार बताओ, प्लेन मिरर सबको समझ आ गए? सर हाँ ओके। सर वो अगर M2 को ऊपर एक्सटेंड कर देंगे तो फिर वो D का भी, मतलब वो D उसके प्लेन के सामने ही है ना? हाँ, तो D उसका वहीं पर बनेगा जहां पर ये F आने वाला है। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो D वाला F से कोइंसाइड होगा, इस तरीके से सबके अपने अपने कोइंसाइड होंगे। हाँ ओके, चले तो यार प्लेन मिरर पे हमने डिस्कशन कर लिया, हमने काफ़ी डिस्कशन प्लेन मिरर पे कर लिया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। देखें, अच्छा ये अच्छी बात है कि बेसिक तो आपने क्लास 10th में सीखा ही है, सबको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना क्लास 10th में, एटलीस्ट बेसिक्स। स्फेरिकल मिरर याद है? हाँ सर। कोई याद दिला, स्फेरिकल मिरर्स बनते कैसे हैं? वो कॉनकेव मिरर के स्फीयर सर्कम। का एक पार्ट होता है। स्फीयर का एक पार्ट होता है। सो स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक हमने ये हॉलो ग्लास ले लिया, और मैंने बताया कि ग्लास में पूरा थिकनेस नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ जस्ट एक लाइन की तरह दिखाऊंगा। तो लेट्स से ये हमने हॉलो ग्लास ले लिया, ये क्या है? हॉलो ग्लास शेल, ग्लास का एक शेल ले लिया है। तो अब अगर हमने इसे कट किया, कहीं से भी कट किया, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यार। रिंग जो हमें मिलेगा, मटेरियल जो मिलेगा वो इस टाइप का देखने को मिल सकता है। अब इसमें हमारी चॉइस है कि हम किस साइड से रिफ्लेक्शन कराना चाहते हैं। अगर हमने पॉलिश बाहर तरफ करके रखी है, ठीक, ये क्या है? आउटसाइड पॉलिश। अगर हमने पॉलिश आउटसाइड रखी है तो रिफ्लेक्शन किधर से होगा? इस सरफेस से होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कर्व्ड टाइप का मिरर हो गया ना। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कर्व्ड मिरर हो गया, और इस टाइप के रिफ्लेक्शन से जब ऐसे ऐसे इन साइड पे रिफ्लेक्शन हो रहा होता है तो इस टाइप के मिरर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस मिरर को? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर। सो ये हो जाता है हमारा कॉनकेव मिरर। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि यार अगर ये लाइन है तो ये जो सरफेस होता है, ये जब हम इस सरफेस पे कुछ करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स या अपवर्ड कॉन्वेक्स है। लेकिन जब हमें
ये सरफेस यूज करना हो, ये क्या बन जाता है, कॉनकेव। तो यूज के अकॉर्डिंग देखना है कि यूज के अकॉर्डिंग अगर डेप्थ पे जा रहा है आर्क तो उसे बोलते हैं कॉनकेव, और अगर यूज के अकॉर्डिंग आर्क बल्जिंग है, बाहर की तरफ है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव में डिफरेंस सबको समझ आ गया यार? हाँ। अच्छा, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब अगर हमने इनसाइड पॉलिश कर दी, इनसाइड पॉलिश, अगर इनसाइड पॉलिश की है तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, बाहर से होगा। सो ये रेज बोल सकते हैं हम, रेज आ रही हैं इस पे, सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ओके। तो बाहर से देखेंगे तो इस टाइप का जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स बन जाता है। ओके, तो मिरर समझ आया यार सबको, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब मिरर में कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि ये मिरर एक सर्कल का पार्ट है, हमें पता है कि हम जो मिरर बना रहे हैं ये एक स्फीयर का पार्ट है। तो यार अगर स्फीयर का पार्ट है तो इसका मतलब इसका रेडियस वगैरह भी होगा। तो यहाँ पर यही देखा कि अगर ये मैं एक मिरर ले लेता हूँ, लेट से यहाँ तक का एक मिरर ले लेता हूँ, और लेट से मैंने इसको बाहर की तरफ पॉलिश करके रखा हुआ। सबसे पहली बात कि इसकी जो एक सेंट्रल डायमीटर होती है, ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये लाइन जो है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये तो उस स्फीयर का सेंटर है, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। फिर ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट जो सरकमफ्रेंस पे होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अच्छा, ये जो लेंथ है ये तो आप जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ये तो क्या है, आर, आर मतलब रेडियस। सो बेसिकली ये हो गई हमारी क्या, रेडियस। सो ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कुछ पॉइंट हमारे यहाँ पर फेमस होते हैं। फिर एक पॉइंट है जो कि काफ़ी फेमस होता है किसी भी कर्व्ड सरफेस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, विच इज़ एट मिडल ऑफ दिस पार्ट। तो यहाँ पर अगर मैंने ये कर्व फिर से बनाया आपके लिए, ये यहाँ पर मैंने ये बताया कि क्यों ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। आगे एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलेगा कि किसी भी मिरर के लिए, अगर ये मिरर है यहाँ पर, तो ये जो रेडियस बाई 2 पॉइंट है ये सेंटर है, और ये जो पॉइंट है विच इज एट r बाई 2, ये पॉइंट बहुत ही फेमस है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक। एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्मॉल f, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो बिकॉज ऑफ फॉर दिस मिरर बहुत ही स्ट्रेट रिलेशन होता है कि फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा r बाई 2 होती है। तो फोकल लेंथ कभी मिरर के केस में फाइंड करने की जरूरत ही नहीं होती है, हमें पता है ऑलरेडी कितनी होती है, रेडियस बाई 2। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं, फोकस कैपिटल F, और जो लेंथ होती है उसको स्मॉल f से लिखते हैं। तो ये चीज़ें प्लेन मिरर में, सॉरी कर्व्ड मिरर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, इनके बेसिस पे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोकस। अब देखते हैं काम क्या है, यूज ऑफ फोकस देखें। यूज ऑफ फोकस और डेफिनेशन ऑफ फोकस आयल से, फोकस क्या है, वेयर द पैरेलल रेज कोइंसाइड्स। फोकस क्या है, कैसे चेक किया, जब ये मिरर था और मिरर पे हमने जब पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट कराई, तो लाइट रेज जिस पॉइंट पे कोइंसाइड हो रही थी
उस पॉइंट को फोकस बोला हमने। तो लेट से यहाँ से 2-3 लाइट रेज आई इस फॉर्मेट में, तो फोकस मतलब क्या है? फोकस मतलब ये है कि ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर जाने वाली है। तो देखा ये गया कि ये लाइट रेज हमेशा इस तरीके से कोइंसाइड हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट को हमने क्या बोला हुआ है? फोकस बोला हुआ है। तो फोकस ये है कि जहां पर लाइट रेज क्या होती हैं? पैरेलल लाइट बीम कोइंसाइड होती हैं। अब थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन देख लेते हैं कि हमने अभी पैरेलल लाइट बीम यहाँ पर डाली हुई है। लेट्स हम पैरेलल नहीं डालते हैं, लाइट बीम पैरेलल नहीं है, लाइट बीम किसी एंगल पर आ रही है। लेट्स से लाइट बीम किसी एंगल पर आ रही है, तो भी कोई टेंशन नहीं है। लाइट बीम किसी एंगल पर आ रही है, तब भी एक्सपेरिमेंटली क्या देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है कि लेट्स से पहले फोकस था यहाँ पर, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखने को मिलता है कि जो रेज हैं वो अभी भी किसी एक पॉइंट पर ही कोइंसाइड करती हैं, ठीक है। और वो पॉइंट कुछ इस तरीके का होता है। ऐसा ओवरलैप नहीं करेंगी, वो जस्ट ड्राइंग में थोड़ा सा ओके। तो वो यहाँ पर मीट होते हुए फील होंगी आपको जो लाइट रेज आई हैं यहाँ से। तो इनडायरेक्टली देखो अभी भी काम फोकस का ही है, सिर्फ वो इस प्लेन में कहीं पर कोइंसाइड कर रही हैं। तो इसलिए इस लाइन को जो फोकस से पास हो रहा है इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। तो कोई डाउट किसी को? फोकल प्लेन समझ आया सबको? हाँ। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि लाइट रेज किसी बहुत ही स्मॉलर एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो बन जाता है। अगर लाइट रेज बहुत ही स्मॉलर एंगल पर आ रही हैं तो बहुत ही एक कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं कुछ चीज़ें। लेट्स से हमें पता है लाइट रेज बहुत ही स्मॉलर एंगल पर आ रही हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा स्मॉल है, रेज जिस एंगल पर आ रही है। तो हमें पता है ये फोकल प्लेन है लेट्स से। तो लाइट रेज यहाँ पर कोइंसाइड होने वाली हैं, ये, ठीक। तो कभी कभी पूछ लेता है कि फिर कहाँ पर कोइंसाइड होंगी, मतलब किस हाइट पर कोइंसाइड होंगी, ये एच पूछ लेता है। तो हमें ये तो पता है इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एफ। तो इसका मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो बोले अगर हम कि थीटा से इंसिडेंट हुई है तो थीटा पर ही रिफ्लेक्ट होगी। तो एच हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एच कैलकुलेट कर सकते हैं एफ इंटू टेन थीटा, ठीक। और अगर हमें स्मॉलर एंगल चाहिए फॉर स्मॉल थीटा, फॉर थीटा टू बी स्मॉल, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ इंटू थीटा। साइन थीटा और टेन थीटा को सिर्फ क्या लिख सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए? डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें फोकस का यूज देखना है। फोकस का खुद का यूज तो है कि फोकस लाइट रेज पैरेलल फोकस होंगी, लेकिन अगर किसी डिफरेंट एंगल पर आ रही हैं तो वो एक प्लेन पे कोइंसाइड होंगी, और वो प्लेन कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा, इसलिए उस प्लेन को क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। तो बता यार, स्फेरिकल मिरर में फोकस के बारे में सबको समझ आया? हाँ। ओके। चले तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन, इसका मतलब नए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं रिफ्लेक्शन में, वो बहुत ही सिंपल देखने को मिलते हैं। नंबर 1 देख लेते हैं। सपोज ये मिरर है और अगर कोई लाइट रेज स्ट्रेट आ रही है तो क्या रूल होगा? अगर लाइट रेज स्ट्रेट आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी। फोकस से पास होगी। पैरेलल रे कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। तो क्या मैं इसे लिखने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं, आप समझ जाएंगे। पैरेलल रे आएगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। डन।
नेक्स्ट रिफ्लेक्शन देख लें। अगर कोई रे ऐसा टॉर्च टाइप आपने एक डाला और वो रे फोकस से पास हो गई, अगर आपने कोई रे डाली और वो फोकस से ऐसे पास हो रही है, तो क्या होगा उसका? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाए। पैरेलल हो जाएगी। डायग्राम याद रखने हैं आपको, ठीक है? तो ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक? सेम चीज, ये रिफ्लेक्टेड है और ये इंसिडेंट है। ये पॉइंट क्या है हमारा? ये पॉइंट फोकस है। अच्छा, और देख लेते हैं। जैसे फोकस के बारे में पता ही चल गया, सेंटर के बारे में देख लेते हैं। लेट्स से सेंटर में से अगर कुछ पास हो रहा है तो हमें ये ऑलरेडी पता है ये क्या है, एफ है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा? सेंटर। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर से अगर पास हो रही है, लेट्स से कोई लाइट रे सेंटर से पास हो रही है, ये हो गई इंसिडेंट। तो बताएं क्या होगा? उसी लाइन से वापस जाएगी। उसी लाइन से वापस जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर होता है ना, रेडियस जो है हमेशा कर्व पर कैसे डिग्री पर आती है? 90 डिग्री पर आती है। तो मतलब बेसिकली ये किस पे आ रहा है? अलोंग द नॉर्मल आ रहा है, तो रिफ्लेक्ट भी इसी पाथ पर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर कभी रिट्रेस की जरूरत हो तो कहाँ से पास होना चाहिए उसे? सी से पास होना चाहिए। और ये बेसिक तो आपको ये वाला पता ही होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस एक टाइप का उसका परपेंडिकुलर माना जाता है, ठीक है? तो अगर कोई लाइट रे डायरेक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी थीटा पर आएगी तो फिर वो रिटर्न भी उसी थीटा पे हो जाएगी। डन? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस भी रेडियस से पास हो रही है, विच इज अ सॉर्ट ऑफ नॉर्मल। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन सबको समझ आए? हाँ सर। इसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि यार प्लेन मिरर तो है नहीं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी यहाँ पर बन जाए। कर्व्ड है तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है? तो उस कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं। अब अच्छी बात यह है कि हमें डेरिवेशन पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बोर्ड्स में नहीं है हमारे, तो मैं फिर डायरेक्टली लिखूंगा, डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला देखें। मिरर फार्मूला किस लिए यूज़ होता है आपको पता होगा, बताएं। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ इज 1 by इक्वल f is equal to 1 by v plus 1 by u. टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। और ये थोड़ा हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो वी यू है वो स्पीड नहीं है। देख लें क्या क्या है। वेयर, बताएं, वेयर एफ क्या है? फोकल लेंथ। कैसे निकाल सकते हैं? r/2 आर बाई 2 से। वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहाँ से? फ्रॉम पोल, ठीक है? और यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सेम चीज फ्रॉम पोल। इस फॉर्मेट में ये तीनों चीजें हमें थोड़ा सा माइंड में रहनी चाहिए। अच्छा, ये वैलिड कब है? डायरेक्शन कैसे यूज करते हैं? साइन कन्वेंशन कैसा है वो देख लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन देखें। साइन कन्वेंशन क्या है? सपोज ये मिरर है, इस टाइप का मिरर है और रेज आ रही हैं, तो अलोंग द रेज
अलोंग द रेज कैसी डायरेक्शन कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव। अलोंग द रेज कैसे कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव। और जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिचुएशन बदल दूं, क्लियर, सिचुएशन बदल दूं और रेज इस तरफ से आ जाए, मतलब मिरर हो जाए ये वाला और रेज आ रही है इस तरफ से, तो पॉजिटिव किसे बोलेंगे फिर? इसे बोलेंगे? नहीं, अरे हाँ सच में, तब पॉजिटिव किसे रखेंगे? इस डायरेक्शन को रखेंगे, बिकॉज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेज पॉजिटिव रखते हैं। ये किस में लिखा होता है? बुक में लिखा होता है। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसा कुछ कोई आपसे ऐसे पूछने तो नहीं वाला है कि बताओ किसे प्लस बोल रहे हो किसे माइनस बोल रहे हैं, सिर्फ हमें सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करने में आपके लिए बता देता हूँ, सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। ये लाइन याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। मैं सॉल्विंग में सिर्फ सीधी बात बताता हूँ, क्या, इस तरीके से। कैसे भी सिचुएशन देख लें, कोई भी सिचुएशन देख लें, क्या सिचुएशन हो जाएगी? इधर इसको बोल दो आप पॉजिटिव और इसको बोल दो नेगेटिव, स्ट्रेट। कभी आंसर गलत नहीं आएगा, कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, अपवर्ड को क्या बोल दो? पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को बोल दो नेगेटिव। समझ आया क्या? यही तो साइन कन्वेंशन हम हमेशा मानते हैं। तो अगर आप ऐसे कर दो तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी आंसर गलत नहीं होने वाला। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो हम स्टैंडर्ड कन्वेंशन यूज करेंगे, बुक के चक्कर में नहीं पड़ना है। कई सारे बुक में डिफरेंट डिफरेंट दिया होता है, मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ, बस वही यूज करना है। क्या? अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। क्लियर? ओके, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन की बात है, मिरर फॉर्मूला और उसमें साइन कन्वेंशन, क्योंकि ये विद प्रॉपर साइन हमें यूज करना होता है। यूज इट विद प्रॉपर साइन। ओके, यूज इट विद प्रॉपर साइन। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म याद है, हमने डिस्टेंस के बाद मैग्निफिकेशन सुना था। बताएं मैग्निफिकेशन क्या होता है, याद है? Size of image upon size of Image object. upon size of object. Yes. So M is defined by height or size of image over size of object. ठीक है, तो इसमें जब हम डिराइव करते हैं, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब डिराइव करते हैं जो आंसर आता है वो हमें याद रख लेना चाहिए। M इज इक्वल टू, ऑफकोर्स हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, बट सॉल्व करने में आता है -v/u। बेसिकली डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। तो कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं सर। ये याद रख लेना है आपको। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ इमेज के फॉर्मेट में काम कर लेंगे। ओके, तो ये पूरा सिनेरियो था कि मिरर फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से इसे काम करना है। अच्छा, ये याद है कि हमने फॉर्मूला अगर बना लिया है तो इसका मतलब यहाँ पर स्पीड रिलेशन भी अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस का सबका रिलेशन अलग आ रहा है, x इज इक्वल टू वाई, तो मतलब x ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? इनका स्पीड रिलेशन भी अलग होगा। तो स्पीड रिलेशन देख लेते हैं। स्पीड रिलेशन देखें, स्पीड रिलेशन क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, ये बताओ 1/f फोकल लेंथ को डिफरेंशिएट करो टाइम में, क्या फोकल लेंथ बदल जाती है क्या? नहीं, नहीं। तो इसका मतलब फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है? 0। 0, नहीं बदलेगा। 1/v का आपको पता है, v टू द पावर -1 लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, -1 बाहर आएगा और पावर एक और कम हो जाएगी, याद है, n(-1). सो बेसिकली -2 पावर होगी, -2 मतलब 1/v² लिख सकते हैं ना।
तो इसका मतलब क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन -1/v²। क्लियर? इनटू आपको बताओ कि अगर कोई अदर क्वांटिटीज है तो फिर dv/dt भी लिखेंगे। सेम होगा इधर -1/u² इंटू du/dt। यही तो हमें चाहिए थी। ये क्या है? स्पीड ऑफ इमेज और ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस है ना ये। तो थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 1/v² इंटू स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1/u² इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो u और v को इधर साइड कर लेते हैं। तो देखो स्पीड ऑफ इमेज क्या आ गई, v²/u² इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ याद आ रहा है v/u क्या था? मैग्निफिकेशन। तो बेटा इसे माइनस भी तो लगा सकते हैं ना, -v/u का भी तो स्क्वायर कर सकते हैं ना। ठीक, तो बेसिकली ये है कि हम इसे दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके हाँ अच्छा एक मिनट, एक गड़बड़ है। इसे इस तरफ लाएंगे तो एक माइनस तो रह जाएगा ना, यहाँ पर -v² आ रहा है। ठीक है, v/u को क्या लिख दिया हमने, m। सो v इमेज इज इक्वल टू आएगा -m² टाइम्स v ऑब्जेक्ट। डन। किसी को कोई डाउट इसमें स्पीड रिलेशन? नहीं सर। अच्छा बताओ, ये एक्स एक्सिस के लिए या किसी भी एक्सिस के लिए वैलिड है? ये डिस्टेंस किस एक्सिस की है? एक्स एक्स एक्सिस। ये तो ये भी याद रखना है, ये किसके लिए है? सिर्फ एक्स एक्सिस एक्स के लिए। एक्सिस के लिए। क्लियर? ओके हाँ गुड सर। गुड। अगर हमें वाई एक्सिस के लिए देखना हो तो वाई एक्सिस के लिए तो किसको टारगेट करेंगे फिर हम? इमेज की हाइट वगैरह कैसे बदल रही है। ओके, सो वाई एक्सिस चाहिए तो m इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, d ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इंटू d ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो बेटा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो बताएगी कि कितना वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है। समझ आया आपको? हाँ स्पीड ऑफ हाँ इमेज सर। विल बी m टाइम्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। बट फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको इतना मत रट लेना, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, वैलिड फॉर वाई एक्सिस। कोई डाउट? और ये कब के लिए वैलिड है? एक्स एक्सिस। ओके पक्का, कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा ओके गुड। अच्छा अगर किसी एंगल पर स्पीड दे दें तब क्या प्रॉब्लम होगी? एक्स एंड वाई दोनों में दे दें तब? लेट्स से हमने ये भी दे दिया, इसका मतलब क्या होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, कॉन्वर्ट करनी पड़ेंगी। ऑब्जेक्ट का एक एक्स आएगा और ऑब्जेक्ट का एक वाई आएगा। Y समझ आएगा। आया? हाँ तो हम चेक करेंगे कि यार इस पॉइंट का मैग्निफिकेशन कितना है, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो u और v दोनों पे डिपेंड करता है ऐसे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अगर देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन बैलेंस कर देंगे। समझ आया? हाँ। हाँ ओके तो अभी एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या? सोचो अगर हम बात करें कि y का हमें कुछ लिखना है, लेट्स से हमें यहाँ पर y के बारे में लिखना है। तो y का अगर मैं बात करूँ, मैंने बोला कि ये y डायरेक्शन का होगा जो इमेज है, m टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्लियर है? हाँ
बट प्रॉब्लम यहां पर ये है, क्या ये m हमेशा फिक्स रहेगा क्या? यहां पर मैंने आपको क्या समझाया है, m को मैंने क्या मान लिया है, कांस्टेंट। लेकिन जब आप यहां पर देखोगे तो ये m तो वेरिएबल है ना रियल में। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि उसके पास क्या है, x है। ये x उसे क्या दे देगा, u चेंज कर देगा ना। सो ड्यू टू vx क्या चेंज हो जाएगा हमारा, u चेंज हो जाएगा। और u चेंज होगा तो इसका मतलब m भी चेंज होगा। तो ये जो हमने लिखा है ये किसके लिए लिखा है, ये एक ऐसे पॉइंट के लिए लिखा है जब हमारे पास x नहीं है। समझ आया ये कब के लिए है, जब हमें सिर्फ क्या देखना है, ओनली y एक्सिस। ठीक, ये कब के लिए, ये ओनली x एक्सिस के लिए है। तो अगर y होगा तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन में हमें किसे यूज करना पड़ेगा, m को एज अ वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। समझ आ गया सबको पॉइंट? हाँ। ओके, तो हम कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। when both vx and vy present, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हम यहाँ पर vx तो लिख सकते हैं, vx ऑब्जेक्ट का x वाला लिख सकते हैं क्या, -m² टाइम्स v ऑब्जेक्ट का x, बट y नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, मैंने जस्ट अभी रीजन बताया, बिकॉज ड्यू टू vx क्या चेंज होगा, u चेंज होगा। 10 अगर u चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या चेंज होगा, m चेंजेस। तो इसका मतलब ये पैटर्न हम नहीं अप्लाई कर सकते, हमें फिर से m को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब क्या करेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डन। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप m इंटू ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, m को। कोई डाउट? ये लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन समझ आया सबको? अच्छा हाँ यार, अब m को किसी अदर टर्म में लिखना पड़ेगा ना, मैग्निफिकेशन को, तब हम काम कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैंने मैग्निफिकेशन को v बाई यू लिखा तो बताओ v वेरिएबल है भाई, v वेरी करेगा ना पोजीशन, u वेरिएबल है, u भी हाँ। वेरिएबल है। तो जब दोनों वेरिएबल है तो टफ पड़ जाएगा ना, मतलब हमें m का कुछ दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो क्या करते हैं, मैं आपको काफ़ी सारे फार्मूले लिखा देता हूँ, जिससे हमें क्या होता है, एग्जाम में सॉल्विंग इजी हो जाती है। मतलब जैसे ये मेरा फार्मूला है, आप ये यूज़ करो। सोचो क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन दिया है, सोचो क्वेश्चन में क्या दिया है, मैग्निफिकेशन दिया है। तो इसका मतलब हम दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं मिरर का। समझ रहे हैं आप लोग? तो कभी अगर मैग्निफिकेशन गिवन है और लेट से मुझे फोकल लेंथ गिवन है और u पूछ रहा है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ, और u से क्या निकालेंगे पहले, v, और फिर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। डन। तो हम क्या करें, हम दोनों को कन्वर्ट करके एक फार्मूला ही बना देना कि जब f और u गिवन हो तब हम डायरेक्ट मैग्निफिकेशन निकाल सकें, जब f और v गिवन हो तब हम डायरेक्ट मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। u और v का तो हमें ऑलरेडी पता ही है, -u/v। तो इसका मतलब हम यहाँ पर अदर फार्मूले भी देख लेते हैं मैग्निफिकेशन के, और मतलब बेटर रहेगा अगर हम इन्हें याद कर लें, तो हम सॉल्विंग बहुत फास्ट कर पाएंगे। मैं आपको अभी एग्जाम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं दिखाऊंगा कि आपको सॉल्विंग देखो कितना फास्ट हो जाएगा अगर आप सारे फॉर्मूले याद रखो। तो पहला ये तो याद रहेगा सबको, क्या, -v/u। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, अगर मुझे f एंड u चाहिए सिर्फ,
तो ये हो जाएगा एफ ओवर एफ माइनस यू। याद रख सकते हैं, कोई डाउट? अगर v चाहिए तो कर देंगे f माइनस वी बाई एफ। चले, तो ये तीनों याद रहेंगे सबको? हाँ सर। नहीं भी याद रहे तो याद करना है, एग्जाम में बहुत फास्ट कर पाओगे क्योंकि 2 बार आपको यूज नहीं करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट सॉल्विंग में काम आएगा आपको। ओके, आपको पहले एक बार ये और फिर मिरर्स फार्मूला, 2 चीजें यूज नहीं करनी पड़ेंगी, आप एक फार्मूले से डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। तीनों को याद रखना, इतना कुछ टफ नहीं है, आपको पता है कि v बाई यू होता है, बस f लगा देना है। डन? ओके, हाँ इसको भी याद रखना है, यूज विद प्रॉपर साइन। मतलब जो भी जिसका साइन होगा प्रॉपर साइन के साथ यूज करेंगे, मतलब जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो यहाँ पर जब मैंने आपको साइन कन्वेंशन समझाया, मिरर्स फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं एक लॉजिकली देख सकता हूँ क्या, एक सेकेंड, साइन कन्वेंशन पे हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो मैं लॉजिकली डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि सपोज ये कॉनकेव मिरर है, यूजुअली कॉनकेव मिरर इस तरफ रहता है, तो यूजुअली कॉनकेव मिरर इस तरफ रहता है, बट कॉनकेव मिरर की रेडियस किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है ना रेडियस, आप देख रहे हो। तो अभी हम रेडियस कैसे यूज करेंगे, रेडियस मतलब फोकल लेंथ, भी फोकल लेंथ अभी हम कैसे यूज करेंगे, पॉजिटिव। ठीक, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि बुक में क्या लिखा रहता है कि इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, हाँ इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि कभी कॉनकेव लेंस को लेफ्ट तरफ रखो ही मत, हमें हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है ना। तो हमेशा कभी आपको क्वेश्चन दे और आपको फिगर ड्रॉ करना है, तो आप देखना, मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि कॉनकेव इस तरीके से बनाऊंगा, तो अब काम बन जाएगा। क्या रेज आ रही हैं इस तरफ, ठीक, और जो बुक में लिखा होता है अपोजिट टू रेज, अपोजिट टू रेज, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव। क्लियर? तो फोकल लेंथ बेसिकली इसकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। डन? हाँ सर। इस तरीके से हमें यहाँ पे कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव मिलेगा। अब कॉन्वेक्स का देख लेते हैं। तो अगर हमें कॉन्वेक्स से चाहिए तो इसी तरीके से रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, हमेशा किस तरफ रख लेते हैं मिरर को, राइट साइड पे। तो रेज आ रही है इस तरफ, रेज, और जो फोकल लेंथ है वो भी रेज के अलॉन्ग है, फोकल लेंथ भी रेज के अलॉन्ग है। तो एफ कैसा हो जाएगा इसका, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, अब स्टूडेंट को थॉट आता है, नहीं सर अगर क्वेश्चन में इस तरफ नहीं रखा, उसने ऐसे बना दिया, अब क्या करें। अब मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी एफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉनकेव का एफ क्या होगा, तो आपको हमेशा राइट रख कर ही जज करना है कि कॉनकेव का एफ कैसा होगा और कॉनकेव का इनका एफ कैसा होगा। ठीक, आपको हमेशा राइट साइड रख के ही बताना है। बट अगर लेफ्ट में रखा है किसी क्वेश्चन में, मैं आगे सॉल्विंग कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक, अगर हमने कहीं लेफ्ट पे रख दिया है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो बिल्कुल मेरे पैटर्न से। क्या मेरा पैटर्न क्या है, इधर पॉजिटिव लेना है,
आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आपका आंसर करेक्ट आएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब हम इधर को पॉजिटिव बोलेंगे तो u कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग रेज इस तरफ आ रही हैं, तो रेज के अपोजिट वाले को क्या लिखते हैं? नेगेटिव। तो f को नेगेटिव लिखेंगे तो u भी क्या लिखेंगे? नेगेटिव। लेकिन हमारी कैलकुलेशन में हमने f को पॉजिटिव लिखा और u को भी पॉजिटिव लिखा, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो देख रहे हो, मैथमेटिकल सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट एक बेसिक एजम्पशन के फॉर्मेट में लेंस मिरर को हमेशा राइट साइड रख के ही हम डिस्कस करते हैं, तो वो बेटर हमारा आता है। तो इसलिए हमने ये क्या हो गया हमारा कॉनकेव, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, ये स्टैंडर्ड हमने मान के किया हुआ है। ओके, फिर मैं बात कर रहा था कि ये फार्मूलेज हमें विद प्रॉपर साइन याद रखना है। तो देखो, मैग्निफिकेशन का फार्मूला में कौन सा रिप्लेस कर देना चाहिए? यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फार्मूला रिप्लेस करना होगा। हाँ तो कौन सा फार्मूला? देखो, v के बारे में तो हमें नहीं पता ना, हमें ऑब्जेक्ट पता है और v हमें फाइंड करना है, तो कौन सा रिप्लेस करना चाहिए? ऑब्जेक्ट वाला ही तो रिप्लेस करना चाहिए ना। तो ये हो गया v इमेज इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू m इंटू डी एच ऑब्जेक्ट, मतलब v ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन प्लस h नॉट इंटू डी बाई डी टी। और देखो, अब हम m का कौन सा फार्मूला लिखेंगे? f माइनस यू वाला। क्लियर? तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये तो वही रहेगा v इमेज y m इंटू वी ऑब्जेक्ट y प्लस h नॉट इंटू, देखें इसका डिफरेंशिएशन बताएं क्या आएगा? 1/u टाइप है, तो क्या आता है 1/u का? माइनस 1/u स्क्वायर आएगा। हाँ f का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, f तो बाहर आ जाएगा। 1/ इसका क्या हो जाएगा? f माइनस यू का स्क्वायर टाइप होगा। किसी को कोई डाउट इसमें डिफरेंशिएशन में? नहीं सर। ओके, अब याद है बताया था कि f माइनस यू का भी तो होगा ना, जो बचता है 1/u नीचे, तो उसका भी होगा। मतलब क्या हो जाएगा? माइनस f तो 0 हो जाएगा, u का आएगा du बाई डी टी। तो बेसिकली थोड़ा सा सॉल्व किया और फाइनल आंसर y डायरेक्शन का, अगर x भी है, अगर x नहीं होता तो सिर्फ कितना आता? m इंटू वी ऑब्जेक्ट, ये आता ना सिर्फ। अगर x नहीं था तो सिर्फ क्या आता? ये आता। अगर x है तो देखो क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा h ऑब्जेक्ट इंटू f ओवर f माइनस यू का स्क्वायर, इतना पार्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा इंटू ये क्या है? u बाई टी, मतलब x डायरेक्शन की स्पीड है ना, v ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। समझ आया? तो ये मैंने डिराइव कर दिया अगर वो एक्स वाई में है। हाँ, बताना भूल गया मैं, नीट के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नीट के लिए कभी भी कंपोनेंट वाला नहीं देगा, मतलब ये नीट वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं है याद करने की। नीट वालों को सिर्फ क्या कितना देखने की जरूरत है, ये क्लियर, y का अलग और x का अलग, नीट में सिर्फ y का अलग और x का अलग, इतना ही देखने की जरूरत है। जेई वालों को ये भी देखने की जरूरत है कि अगर v x है तो फिर क्या हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ ऑब्जेक्ट का x 0 होता देन सिमिलर आंसर आता क्या? m टाइम्स ऑफ, क्लियर? if this means only v object in y direction है। तो यार आज का पॉइंट समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, तो ये हमारा पूरा पार्ट था जो हमने अभी यहाँ पर सॉल्विंग डिस्कस किया हुआ है। हमने स्पीड रिलेशन देखा, हमने फॉर्मूले देखे, कौन से? ये मिरर्स फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है और क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, ये जितने भी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए।
हम क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन आपको लर्न करके आना है। क्लास 10th में आपने देखा था, क्लास 10th में आपने लर्न किया था स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव में कितने इमेजेस बनते हैं, 6 केसेस, कॉन्वेक्स में कितने बनते हैं, वो सारे वो आप लोग लर्न करके आएंगे, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ओके चलो, हाँ सर। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। या बाय सर। बाय बाय बाय।